जिंदगी रिंग रिंग कर चलने वाला मुहावरा किसने नहीं सुना होगा, लेकिन शब्बीर ने एक ऐसी रिहाइशगाह को देखा है जिसमें जिंदगी वाकई रिंग रही थी। मौसम के रहमो करम पर कायम रहने वाले इस आशियाने में सिर्फ 2 अफराद रहते थे। तेज तूफानी बारिश थम चुकी थी और एक झोपड़ी की छत पर पड़े हुए प्लास्टिक से पानी रिस रिस कर अंदर टप टप गिर रहा था। झोपड़ी के अंदर एक कम उम्र लड़की पलंग पर बिखरी हुई अपनी किताबों को प्लास्टिक की थैली में रख रही थी और उसकी माँ झोपड़ी की छत को महफूज बनाने के लिए झोपड़ी के बीच में लगे बांस को मजबूती से गाड़ने की कोशिश कर रही थी। झुग्गी में मौजूद हर चीज भीग चुकी थी। लड़की ने किताबें प्लास्टिक की थैली में डालकर एक तरफ हिफाजत से रख दी, फिर दोनों माँ बेटियों ने झुग्गी में मौजूद गीले पलंग को बाहर निकाल लिया। बेटी अंदर से एक संदूक में रखा बिस्तर निकाल लाई और फिर उस पर प्लास्टिक बिछा दिया ताकि बिस्तर मजीद न भीग सके। अब लड़की की माँ ने एक चटाई के नीचे हिफाजत से रखी हुई लकड़ियाँ निकाली, 2 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाया और लकड़ियाँ चूल्हे में डालकर उसे जलाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियाँ गीली थीं, मट्टी के तेल की वजह से थोड़ी देर के लिए आग पकड़ती और फिर धुआं देने लगती। माँ को धुएं का भभका लगा तो लड़की ने लपक कर माँ को एक तरफ हटाया। वो पलंग पर बैठकर हाँफने लगी। इस दौरान लड़की खुद एक रकाबी को पंखा बनाकर चूल्हे के सामने हवा झलने लगी। लड़की की मेहनत रंग ले आई और लकड़ियों ने आग पकड़ ली। आग रोशन होते ही लड़की खुशी से उछल पड़ी। अम्मा, ये देख मैंने आग लगा ली। अरे इस धुएं से तो मेरा दम ही घुटा चला जा रहा था। अच्छा ऐसा कर, देख पत्ती है तो मुझे 1 कप चाय बना दे। हाँ अम्मा, चीनी भी है, पत्ती भी है। और दूध? दूध मैंने कटोरी में रखा था, उसमें बारिश का पानी गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे तुझे तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। तो अम्मा क्या हर वक्त रोती रहूं? आज कहावत चलेगा? चल ऐसा कर, कहवा ही बना दे मुझे 1 कप। लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। आज तो लगता है तेरे स्कूल ही जाकर सोना पड़ेगा हमें। अम्मा क्या आज बारिश पहली बार हुई है? जो होगा होता रहेगा। इस दौरान बेटी चाय बनाने के बाद अपनी माँ के लिए एक गिलास में उंडेल रही थी। बेटी माँ की तरफ मुंह करके बैठ गई। दोनों की निगाहें मिली तो उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और चूल्हे की आग से अब बाकायदा शोले लपक रहे थे। ये चकवाल की रिहायशी मैट्रिक की तालिबा नरगिस गुल और उसके देहाती सीधी सादी माँ थी। नरगिस गुल के बाप ने उसकी माँ को अचानक छोड़ दिया था और फिर अपनी दुनिया बसा ली थी, जिनमें से एक माँ थी और एक बेटी। इस अंधेरी दुनिया में उम्मीद का टिमटिमाता चिराग अपनी रोशनी बचाने के लिए तूफानी हवाओं से लड़ रहा था। अम्मा ये देख अपनी बेटी का कमाल। अरे हाँ बेटा, इतना सा रोटी का टुकड़ा होगा तो ले आ मेरे लिए। अम्मा अभी तो कुछ नहीं है, बारिश में सब भीग गया, कहाँ से लाऊं? अभी चाय से काम चला ले। शब्बीर ने देखा कि नरगिस की माँ चाय का घूंट ले रही थी और उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू उसे एक ऐसे मंजर में ले गए जहां रात के अंधेरे में नरगिस गुल का बाप अपनी सीधी सादी बीवी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल रहा था। नरगिस की माँ ने अपने शौहर की मिन्नत समाजत की, मगर उसके शौहर ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर नरगिस की माँ को याद आया कि वो किस तरह रात के अंधेरे में करीबी जेरे तकमील मकान के फर्श पर बैठकर रात गुजार रही थी। नरगिस ने माँ को मुखातिब किया तो वो चौंक कर अपने ख्यालों के हुजूम से बाहर निकल आई और चाय उसके कपड़ों पर छलक गई। कहाँ खो जाती है तू बैठे बैठे? जरूर अब्बा के बारे में सोच रही होगी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तेरे बाप ने मुझे उस घर से क्यों निकाला जब तू मेरे पेट में थी, वो भी सिर्फ एक औरत की खातिर। अम्मा तुझे कितनी बार बोला है कि उनका जिक्र ना किया कर। ला कब दे। नरगिस की माँ ने तन्हा बेटी को जन्म दिया था और फिर एक झोपड़ी बनाकर जिंदगी बसर करने लगी थी। बेटी की परवरिश के लिए नरगिस की माँ ने बंगलों और कोठियों में बतौर मासी काम किया। देखते ही देखते नरगिस बड़ी हो गई। फिर एक दिन जब नरगिस ने स्कूल के बच्चों को बस्ता उठाए स्कूल जाते देखा तो उसके दिल में भी पढ़ने की लगन पैदा हुई। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नरगिस की माँ अपनी बेटी की उंगली पकड़े काम पर जा रही थी कि रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते देखकर नन्ही नरगिस मचल गई। अम्मी, हाँ मुझे भी स्कूल जाना है। अरे बेटा जल्दी आ, देर हो रही है, जल्दी आ। मुझे भी ऐसा बस्ता चाहिए। अरे बेटा कहाँ ना दिला दूंगी, आज अभी देर हो रही काम को, बेगम साहब नाराज होंगी, आजा। नन्ही सी बच्ची अब खामोश हो गई थी, लेकिन पीछे पीछे मुड़कर स्कूल के बच्चों को देखती जा रही थी कि इस दौरान नरगिस की माँ एक बंगले में दाखिल हो गई और फिर नरगिस के हाथ में झाड़ू दे दिया गया और वो खुद बर्तन धोने खड़ी हो गई। नरगिस झाड़ू दे रही थी कि फर्श पर उसे एक सफा नजर आया।
नरगिस ने वो सफा उठाकर अपने पास रख लिया। सामने ही मालिक मकान का एक बच्चा खूबसूरत से बस्ते से किताबें निकाल कर पढ़ रहा था। नरगिस ने बच्चे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। किताब चाहिए? हाँ। आपको पढ़ना आता है? नहीं। इस दौरान बच्चे की माँ भी वहाँ आ गई। उमर, ये क्या किताबें फैला के रखी हुई है तुमने? चलो बस्ते में डालो सब। और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कहा ना बगैर पूछे किसी की चीज में मत घुसा करो। जाओ जाके काम करो। उमर, तुम आओ मेरे साथ खाना खाने। नन्ही नरगिस मालिकन की डांट सुनकर सहम गई। उसने किताब खामोशी से बच्चे के पास रख दी और फिर दोबारा झाड़ू देने में मसरूफ हो गई। हैरतनाक तौर पर इंतहाई नामसायद हालात के बावजूद नरगिस ने प्राइमरी स्कूल में न सिर्फ दाखिला ले लिया बल्कि देखते ही देखते वो मैट्रिक तक पहुंच गई। वही बोसीदा फटी पुरानी चादरों और चटाइयों की छत वाली झोपड़ी, वही चारपाइयां और वही 2-4 बर्तन। जिंदगी में सिर्फ एक ही तब्दीली आई थी कि नरगिस मैट्रिक में पहुंच गई थी। शब्बीर ने देखा कि अब इस छोटी सी झोपड़ी में एक मदकूक बल्ब भी रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी में नरगिस पलंग पर किताबें फैलाए पढ़ रही थी। माँ एक तरफ सो रही थी। शब्बीर ने देखा कि नरगिस की आंखों पर चश्मा लग गया था। शायद मध्यम रोशनी में पढ़ते पढ़ते उसकी नजरें कमजोर हो गई थीं, मगर नरगिस ने इस कमजोरी की परवाह नहीं की। नरगिस के मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर थे और अब वो दिन रात अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि नरगिस बल्ब की रोशनी में पढ़ रही थी कि अचानक लाइट चली गई और झोपड़ी में गुप्त अंधेरा छा गया। गहरी नींद में सोई माँ जाग उठी। अरे क्या हुआ नरगिस? अम्मा कुछ नहीं, लाइट चली गई। अरे बेटा तू अभी तक सोई नहीं? अम्मा कल मेरा आखिरी पर्चा है। ये बता मोमबत्ती कहाँ रखी है? अरे वो संदूक के ऊपर ही देख ले, मोमबत्ती भी रखी है, माचिस भी। और सो जा बेटा, इतनी रात हो रही है। सोई नहीं तू अभी तक? फिर शब्बीर ने देखा कि नरगिस ने मोमबत्ती रोशन कर दी। शब्बीर को यूं लगा जैसे इल्म की शम्मा रोशन हो गई हो। फिर शब्बीर ने देखा कि नरगिस ने किताब खोल ली, 2-4 सफ़ात उलट पलट कर देखे और फिर इत्मीनान से पलंग पर लेटकर उसने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। फिर एक दिन मैट्रिक के नतीजे का ऐलान हो गया। भाई मेरे रिजल्ट चेक करके बताइएगा, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। जी हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैट्रिक का रिजल्ट है ना आपका? जी। रोल नंबर बताइएगा आप अपना। नरगिस ने रोल नंबर लिख कर दिया। दुकानदार ने फहरिस्त चेक की तो उसने इंतहाई हैरत के आलम में नरगिस को देखा। जी रोल नंबर तो ठीक बताया ना आपने अपना? जी जी, मैं पास तो हो गई ना। पास? आपने पूरे 1004 नंबर लिए हैं। मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह, जबरदस्त। आपके वालिदैन को तो आप पर फख्र होना चाहिए। भाई मैं आपसे बाद में बात करूँ। शब्बीर ने देखा कि नरगिस पूरी रफ्तार से आई गरीब लड़की ने मुश्किल तरीन हालात को शिकस्त देकर साबित कर दिया था कि अगर लगन सच्ची हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट का मुकाबला किया जा सकता है। नरगिस गुल डॉक्टर बनना चाहती है। उसे मुफ्त का लैपटॉप नहीं चाहिए बल्कि उसे पढ़ाई के अखराजात चाहिए। यह है वो बहादुर और लायक फायक लड़की जिसने लिखी हुई तकदीर को अपने मजबूत इरादों से पाश पाश करके रख दिया। मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत ही मुश्किल हालात के साथ ये 1004 मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में, और हमारे पास ना ही अच्छा खाना पीना है और ना ही अच्छी रहाइश है। जब बारिश होती है तो हमारी जुगी सारी भीग जाती है। नरगिस की शानदार कामयाबी की खबर मीडिया पर नश्र हुई तो वजीर आला पंजाब ने नरगिस और उसकी मां को अपने पास बुलाया और नरगिस की 5 लाख रुपए से मदद और उसके तालीमी अखराजात और रिहाइश का इंतजाम करने का वादा किया। ये है नरगिस की काबिल फख्र माँ जिसने अपनी बेटी के ख्वाबों की ताबीर के लिए रात दिन काम किया, तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाती रही। मैं डसा और कोई नहीं थी, बच्ची में बहुत मुश्किल हालात में पालिया पढ़ाई। शब्बीर ने नरगिस को उसकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नरगिस ऐसी तमाम लड़कियों के लिए मशअले राह की हैसियत रखती है जो तमाम वसाइल होने के बावजूद भी तालीम के हुसूल को अहमियत नहीं देती। नरगिस की कामयाबी यकीनी तौर पर उन कमजोर, लावारिस और बेसहारा लड़कियों और लड़कों के लिए भी उम्मीद का पैगाम है कि इंसान चाहे तो अपनी दुनिया खुद तख्लीक कर सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर के सामने मुल्क भर से भेजे गए खतूत के ढेर लग गए थे और शब्बीर इन खतूत को पढ़ने के लिए पड़तोल ही रहा था कि लिफाफों के ढेर से एक लिफाफा अचानक जमीन पर गिर गया। शब्बीर ने लिफाफा उठाया और जब लिफाफे पर भेजे पोस्ट करने वाले के एड्रेस पर नजर पड़ी तो वहां कुछ भी तहरीर नहीं था। शब्बीर को ऐसे खतूत को जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता उमूमन पढ़ने के बजाय एक ही तरफ रख देता है। लेकिन उस दिन शब्बीर के जी में न जाने क्या है कि शब्बीर ने वो बेनाम लिफाफा खोल लिया। अंदर से 2 सफात पर दोनों जानिब लिखा हुआ था। एक खत बरामद हुआ जिसने शब्बीर को हिला कर रख दिया। ये गुजरावाला से एक माँ का खत था जिसका शादीशुदा बेटा नशे की लत में पड़ गया था। खत की तहरीर से जो तस्वीर बन रही थी वो ये थी। शब्बीर बेटा, मेरा ये खत जरूर पढ़ना। मैं एक दुखियारी माँ हूँ। मेरी 3 बेटियां और एक बड़ा बेटा है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक माँ बेटे के दुख में उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। शब्बीर ने फौरन उस दुखी औरत के खत में उसका फोन नंबर तलाश किया, लेकिन वहां नंबर के बजाय सिर्फ पता लिखा था और शब्बीर को फौरन ही अपने जहन में होने वाले सवालों का जवाब मिल गया। बेटा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने टीवी पर तुम्हारा प्रोग्राम देखकर एड्रेस लिखा और ये खत लिख रही हूँ। तुम इसका जवाब जरूर देना। मेरा शौहर किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें क्या लिखूं? इस नामालूम माँ ने कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बता दिया था, मगर वो तो बेटे के नशे की वजह से परेशान थी। ये शौहर कहाँ से बीच में आ गया था? इस दुखी माँ ने मजीद लिखा था कि उसका शौहर उसके बेटे से इतनी नफरत करता है कि वो किसी भी वक्त उसे गोली मार सकता है। शब्बीर बेटा, मेरा शौहर इलाके का खाता पीता चौधरी है। इलाके के लोग उससे डरते हैं। मेरे शौहर ने जब दूसरी औरत में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो मेरे बड़े बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो बाप के डर से खामोश रहा। नामालूम माँ की तहरीर पढ़ने का सिलसिला जारी था और साथ ही शब्बीर की आंखों में वो मनाजिर उभर रहे थे जब खत के मुताबिक नामालूम औरत के बड़े बेटे की बाप से मुठभेड़ हुई थी। अबे ओ, तू ये क्या कर रहा है? मैं गुजर रहा था ऐसे यहाँ से। मैं चलता हूँ। इधर 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 देख रहा है? बहुत जल्द मैं इससे शादी करने वाला हूँ। अच्छा अब्बा। अबे इधर बात सुन, अगर मुझे खबर मिली कि तूने अपनी होने वाली दूसरी माँ को नफरत या हिकारत से देखा है, समझता है ना? ठीक है अब्बा, मैं चलता हूँ। चल। शब्बीर बेटा, जब मेरे बेटे ने मेरे शौहर की दूसरी औरत में दिलचस्पी के बारे में बताया तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शब्बीर को यूं महसूस हुआ कि इस मकाम पर पहुंचकर नामालूम माँ अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई आंसू का कतरा कागज पर न गिर जाए। थोड़ी देर में उसकी तहरीर फिर आगे बढ़ने लगी। शब्बीर बेटा, इस वाक़े के बाद मेरे बेटे ने खाना पीना भी छोड़ दिया और बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह जल्दी घर से निकल जाता और रात देर से घर आके खामोशी से सो जाता है। शब्बीर बेटा, मेरे खामोश बेटे को सोने की भी कोई जगह नहीं मिलती थी। कभी लकड़ी की पेटी पे सर रखकर या जमीन पर हाथ का तकिया बनाकर सो जाता था। ये सुनकर शब्बीर के जहन में फौरन ये सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बेटा कि बाप ने इसकी आंखों में दूसरी औरत के लिए नफरत देखी। ना सिर्फ इसका खाने पीने का खर्चा बंद कर दिया, बल्कि इसके बदन के नीचे से बिस्तर भी खींच लिया। कोई बाप ऐसा भी कर सकता है क्या? नामालूम माँ की तहरीर शब्बीर की हड्डियों के गूदे में किसी खंजर की तरह उतरते हुए महसूस हो रही थी। फिर मुझे जल्दी पता चल गया कि वो नशा करने लगा है। वो कब्रिस्तान चला जाता और सारा दिन नशा करता, घर में चुपचाप आकर सो जाता था। शब्बीर बेटा, मैं क्या करूं?
मैं अपने शौहर के डर से खाना होते हुए भी अपने बच्चे को एक निवाला नहीं खिला सकती थी। ऐ नामालूम माँ, तेरे बेटे के पास पैसे कहाँ से आते थे नशे के लिए? वो चोरी करता था? शबीर बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं था, गैरतमंद था, गयूर था, शरीफ था। तुम्हें क्या बताऊं, कौन यकीन करेगा? शबीर बेटा, मेरा लाल नशे की रकम जोड़ने के लिए चिलचिलाती धूप में ईंटें उठाता था, मजदूरी करता था, होटल में बर्तन धोता था। क्या बाप को बेटे के नशे का इल्म हो गया था? शबीर को नामालूम माँ के खत से इस बात का जवाब मिल गया था। और जवाब ये था कि बाप को नशे का इल्म तो नहीं, अलबत्ता इतना जरूर पता चल गया था कि उसका बेटा मजदूरी करने लगा था। चौधरी बाप की नाक कट रही थी। फिर शब्बीर को खत की तहरीर से वो मंजर भी उभरता नजर आया जिसमें उस नामालूम माँ की शामत आई हुई थी। देखो, कान खोल के सुन ले, तू अपने बेटे को मेरे सामने मत आने दिया कर। तू मेरे सामने आता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है। उसको ले और अब तू कहीं गारत हो जा। मगर उसका कसूर क्या है? अबे कसूर एक कसूर हो तो बताओ। होटलों में काम वो करता है, सारा दिन आवारागर्दी वो करता है। अबे पूरे गांव के अंदर मेरी इज्जत खाक में मिला रहा है। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं उसे समझाऊंगी। समझा लेगी ये। महला चाहबा वाइया वाला गली नथू जटवाली नौशेरा रोड गुजरावाला से भेजे जाने वाले इस खत की एक एक सतर में तय दर तय कहानियों का अंबार लगा था। नामालूम बदकिस्मत माँ ने आगे चलकर एक और अलमनाक बात लिखी थी। बेबस माँ की तहरीर ये भी बता रही थी कि वो कुछ छुपा रही है। चाहती थी कि बात बेटे तक ही महदूद रहे, लेकिन शदीद दुख ने उसे सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया था। सवाल यह है कि बेटे का क्या कसूर है? क्या उसने अपने बाप की दूसरी औरत में दिलचस्पी पर कोई एतराज किया था? खत के मुताबिक नामालूम औरत का शौहर नई औरत के इशारे पर नाच रहा था और वो अपनी बीवी और औलाद से छुटकारा हासिल करना चाहता था। शब्बीर को लग रहा था कि नामालूम औरत अपना दुख बयान करने में दफ्तर के दफ्तर सियाह कर देगी, क्योंकि वो कागज के दोनों तरफ रवानी से लिख रही थी। अभी शब्बीर ये सोच ही रहा था कि वो शब्बीर से आखिर चाहती क्या है, उसे खत क्यों लिखा गया। दूसरे ही लम्हे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। शब्बीर ने मजलूम औरत की फरियाद साहिब हैसियत लोगों तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया था और आज ये आवाज साहिबाने दिल तक पहुंचा दी गई है। शब्बीर को यकीन है कि मजलूम नामालूम माँ के दर्द का दरमा जरूर होगा। शब्बीर ने अपील की है कि खामोशी से खत लिखने वाली माँ अगर प्रोग्राम शब्बीर तो देख रही है तो शब्बीर को अपने फोन नंबर से आगाह करे, ताकि शब्बीर उससे मुलाकात करके उसके दुख का मुदावा करने की कोशिश कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मेलसी की एक लड़की को देखा है जो अपने घर से भाग गई थी। एक औरत उसका पीछा कर रही थी। एतमाद और बेएतमादी के कच्चे धागों से बंधी इस कहानी के किरदार आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। पुख्ता उम्र की एक औरत तेज चलती हुई कार की अगली नशिस्त पर बैठी कार चलाने वाले अपने साथी की तरफ झुंझलाहट और गुस्से से देख रही थी और कार ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। तेज रफ्तार कार के सामने एक बड़ी सी रुकावट आई तो कार को ब्रेक लगाना पड़ा। औरत का सर एक झटके से सीट से टकराया तो वो बिलबिला उठी। अरे क्या मुझे मारेगा? कैसी गाड़ी चला रहा है? अरे अगर तुम इसी तरह बुड़बुड़ाती रहोगी ना तो जरूर गाड़ी कहीं लग जाएगी। जल्दी से गाड़ी चला, तेरा सर तोड़ दूंगी ना तो मैं। अरे अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हवा कम है। करके देख तो सही। देखो अम्मा, ज्यादा बुड़बुड़ाओगी, शोर मचाओगी ना तो मैं तुम्हें और गाड़ी को यहीं छोड़ जाऊंगा। अरे कुछ कर कमबख्त, नहीं तो वो मेरी बेटी को कहां से कहां ले जाएगा। लगता तो नहीं है मुझे कि वो तुम्हारी बेटी है। अरे और नहीं तो क्या, बहस मत कर, जो भी करना है जल्दी कर। अच्छा देखता हूँ। शब्बीर ने देखा कि एक 20-21 साल की लड़की एक दुबले पतले लड़के के साथ बस से उतर रही थी। लड़की बस से उतरकर अपने साथी का हाथ थामे अभी कुछ दूर ही गई थी कि लड़की की माँ ने उसे पकड़कर दबोच लिया। अरे कमबख्त, कहाँ जा रही है भाग के? इतनी आसानी से भाग ले दूंगी मैं तुझे। और तू चूहे के मुंह वाले हैं, लेके भागेगा इसे। लड़की की मुबैना माँ ने आओ देखा न था
लड़की को छोड़कर उसके साथी की चप्पलों से पिटाई करना शुरू कर दी। साथी को पिटता देखकर लड़की मुबैना माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तू इसके खातिर अपनी माँ को धक्के दे रही है, हैं? अरे मनहूस के बच्चा, कैसी माँ? पकड़ना इसे दाल गाड़ी में जल्दी से। अरे चलो चलो चल। औरत का साथी जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा, लड़की ने शोर मचा दिया। दाल गाड़ी में ये औरत मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, मुझे छुड़वाएं इनसे। अरे झूठ बोल रही है, मैं माँ हूँ इसकी। लड़की का शोर शराबा सुनकर वहाँ एक मजमा लग गया। इसके साथ भाग रही है। हाँ मैं भाग रही हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार भी वहाँ आ गया। पुलिस एहलकार को देखकर मजमा छट गया। पुलिस ने जब लड़की से माजरा पूछा तो लड़की ने अजीबोगरीब इंकशाफ कर दिया। अरे मैं इसकी माँ हूँ, घर से भाग रही है इस लड़के के साथ। ये कमीना लेके भाग रहा उसे। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम दोनों तुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तू कमाता तो मैं तेरी शादी करना देती, यूँ भगा के तो न ले जाता इसको। लड़की ने पुलिस को जो बयान दिया था उसके मुताबिक उसके बाप का इंतकाल हो चुका था और वो सौतेली माँ के मुबैना जुल्म और सितम से थक चुकी थी। लेकिन एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोपहर के वक्त उसकी मुबैना सौतेली माँ गहरी नींद सो रही थी और लड़की दबे पांव घर से बाहर निकल रही थी। घर से निकलकर उसने आहिस्ता से बाहर की कुंडी लगाई और तेज तेज कदमों से चलते हुए सड़क पर आ गई, जहां एक दरख्त के नीचे उसका मुबैना मंगेतर उसका इंतजार कर रहा था। लड़की को देखकर मंगेतर उसके पास आ गया। इसी दौरान उधर से एक रक्शे का गुजर हुआ तो मुबैना मंगेतर ने रक्षा रुकवा लिया। फिर वो दोनों रक्शे में बैठ गए। रक्शे में सवार होने के बाद लड़की ने इत्मीनान का सांस लिया और चेहरे से हिजाब भी हटा दिया। शुक्र है तू खैरियत से आ गई। मैंने खाने वाले की 2 टिकट ले ली है और वहाँ जाते हम लोग शादी कर लेंगे। मुझे पता है कल रात अम्मा ने मुझे क्या कहा। क्या कहा? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ तेरी माँ को, उसने जरूर तुझे एक बार फिर से बेचने की कोशिश ही की होगी। परसों रात में हमसे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अगर मैं चुप रहती शायद वो मुझे बेच चुकी होगी। देख, तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र हो जा, तू मेरे पास आ गई है। अब तेरी तरफ कोई आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि इस दौरान रक्षा खानेवाल जाने वाले बस स्टॉप पर रुक गया। वो रक्षे से उतर गए, लड़के ने पैसे अदा किए और फिर वो दोनों एक बस में सवार हो गए। लड़की की मुबैना माँ को पता चला तो वो अपने एक साथी के साथ खानेवाल अड्डे पहुंच गई थी। उसने लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की जो लड़की ने नाकाम बना दी थी और ये है वो मनाजर। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने लड़की को दारुल अमान भिजवा दिया था और उसके साथी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी थी। शब्बीर का कहना है कि मां होने की दावेदार औरत सच्ची थी या लड़की, इस बात का पता तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अलबत्ता शब्बीर को ये तो यकीन है कि लड़की अपनी मर्जी से ही फरार हो रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। तो बाहर कर दी। बाहर निकालने के लिए स्टील की तारों से बनी हुई एक बड़ी सी टोकरी पानी में फेंकी गई कि शायद कुत्ता उसमें बैठ जाए और उसकी मुश्किल आसान हो। रस्सी फेंकी गई तो पानी में लहराने लगी और कुत्ता रस्सी से डरकर एक तरफ को हो गया। बैराज का अमला शायद ये समझ रहा था कि रस्सी देखते ही कुत्ता खुद उसे अपने जिस्म से बांध लेगा और मजे से बाहर निकल आएगा, लेकिन कुत्ते को इतनी अक्ल होती तो वो पानी में फंसता ही क्यों। अब रस्सी के एक सिरे से टोकरी बांधकर नीचे पानी में फेंकी गई तो कुत्ते ने उसे लिफ्ट ही नहीं करवाई। रहम कर एक तरफ को हो गया। सिक्योरिटी का अमला हर जाविये से कुत्ते को टोकरी में बैठने पर रागिब करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही और वो मुसलसल एक मुख्तसर सी खुश्की पर इधर से उधर होता रहा। कुत्ते की हरकत और सकनात से तो ये लग रहा था कि उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर वो पानी में गिरा तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। इसीलिए वो खुश्की को छोड़ने पर तैयार न था।
टोकरी का हरबा बेकार जाने के बाद अब सखर बैराज के एक बाहिम्मत गार्ड ने खुद पानी में उतरने का फैसला कर लिया। गार्ड एक रस्सी की मदद से इंतहाई खतरनाक मुहिम पर रवाना हुआ और महफूज तरीके से कुत्ते के पास पहुंच गया। ये है वो मनाजिर। गार्ड ने कुत्ते को टोकरी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन शायद कुत्ता टोकरी में चड्डी खाने पर आंभे गार्ड की अक्ल ने काम करना शुरू कर दिया और कुत्ते को काबू करके उसकी टांग रस्सी से बांधकर उसे टोकरी में सवार कर दिया। गार्ड के जहन में बिल्कुल ये बात ना आ सकी कि जब टोकरी ऊपर खींची जाएगी तो कुत्ता पानी में गिर भी सकता है। और फिर हुआ भी यही। जैसे ही टोकरी ऊपर खींची गई, कुत्ता पानी में गिर गया, लेकिन तैरने की फितरी सलाहियत ने कुत्ते को बचा लिया। अब कुत्ता दोबारा खुश्की पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और गार्ड उसकी मदद करने लगा। ये खदशा भी था कि कहीं कुत्ते को गुस्सा ना आ जाए और वो गार्ड ही पर चढ़ दौड़े, लेकिन कुत्ते ने हरगिज कुत्तेपन का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने मेहरबान से ताउन करने की कोशिश करने लगा। गार्ड ने कई बार कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फिसलकर पानी में गिर जाता। आखिरी हरबे के तौर पर गार्ड के हाथ में कुत्ते की दुम आ गई, जो शायद पानी में भीगने के बाद सीधी हो गई थी। गार्ड ने कुत्ते को दुम से पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया। कुत्ते ने हैरानकुन तौर पर किसी रद्दे अमल का मुजाहरा नहीं किया और अपनी अक्ल के मुताबिक गार्ड से ताउन करता रहा। सखर बैराज के गेट में फंसने वाले कुत्ते का अंजाम क्या हुआ? क्या उसे बहिफाजत निकाल लिया गया या वो अपने साथ किसी गार्ड को? कहा जा सकता कि उस लम्हे कुत्ते ने क्या महसूस किया होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है जमीन पर कदम रखते ही कुत्ते ने वैसी ही हैरत और खुशी महसूस की होगी जैसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखने पर महसूस की थी। शब्बीर का ख्याल था कि कुत्ता इस मुसीबत से निकलने के बाद दुम दबाकर भाग लेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुत्ते को पानी से निकाला गया तो उसका जिस्म कई घंटे पानी में रहने के बाद बुरी तरह भीग चुका था और उसकी चाल ढाल से कमजोरी नजर आ रही थी। जमीन पर कदम रखते ही कुत्ते में फुर्ती आ गई और वो दुबक कर एक तरफ को बैठ गया। जब तक कुत्ता पानी के अंदर था, पानी से बाहर मौजूद इंसान थे और कुत्ता कुत्ता। लेकिन जैसे ही कुत्ता जमीन पर आया, जमीन पर मौजूद इंसानों ने कुत्ते को उसकी औकात याद दिला दी। उसे छेड़ने छाड़ने और धुतकारने के मजे लिए जाने लगे। हो सकता है कुत्ता इस मौके पर यह सोच रहा हो कि काश वो सारी जिंदगी पानी में रहता, ताकि उसे इंसानों की हमदर्दी तो हासिल रहती। जिस गार्ड ने अपनी जान हथेली पर रखकर कुत्ते को बाहर निकालने में मदद की थी, यकीनन उसने एक इंतहाई काबिले तारीफ काम किया था। जरा ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। कुत्ते को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये है गार्ड जिसके दिल में एक बेबस जानवर के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। शब्बीर भी इस मौके पर मौजूद था और तमाशा देखने वालों को देख रहा था। शब्बीर ने महसूस किया कि इंसान में फितरी तौर पर दूसरों की मदद का जज्बा कार फरमा रहता है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन शब्बीर जब मुल्क भर में इंसानों के हाथों बेगुनाह इंसानों का खून होते देखता है, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इंसान वो इंसान नहीं रहा, बल्कि शायद उसमें किसी दरिंदे की रूह सरायत कर गई है और वो इंतहाई बेरहम हो चुका है। शब्बीर का ये भी कहना है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों को आगे आना चाहिए, ताकि कीमती और नायाब जानवरों की नस्ल कुशी को रोका जा सके। शब्बीर ने एक जानवर की जान बचाए जाने पर मसरत का इजहार किया है और तमन्ना की है कि जिस तरह एक इंसान ने कुत्ते की जान बचाई, काश इंसान की जान बचाने के लिए भी इसी तरह कोशिशें करता रहे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ऐसे वाकयात भी देखता है जिन पर किसी की निगाह तक नहीं जाती। अगले हफ्ते शब्बीर के देखे हुए वाकयात और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।